नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो बाल विकास में होती है और बाल विकास के जो शब्द होते हैं उनमें आपको बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देता हूँ कि बाल विकास में गिने चुने शब्द हैं, उनके जो अर्थ हैं उनको वो अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग पर्यायवाची के साथ प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम शब्द लेकर आए हैं जिनका एकदम अच्छे से आपको अर्थ बताएंगे और ये सारे प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक शब्द देखते हैं कि सम प्रत्यय क्या है। सम प्रत्यय का मतलब होता है किसी विषय के पीछे निहित सोच। किसी विषय के पीछे निहित सोच सम प्रत्यय कहलाती है। जैसे हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय का हिंदी में अर्थ होता है कॉन्सेप्ट, अर्थात जो शब्द शब्दांश के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यांत शब्द बन जाते हैं, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो सम प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि किसी विषय के पीछे आपकी जो निहित सोच है वो आपकी सम प्रत्यय कहलाती है। जैसे वस्तुओं, अनुभवों, व्यक्तियों अथवा विचारों की सामान्य श्रेणी जिसके सदस्यों में कुछ समान गुण विद्यमान होते हैं, सम प्रत्यय कहलाते हैं। अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप इसे। जैसे वस्तुओं, अनुभवों, व्यक्तियों अथवा विचारों की सामान्य श्रेणी जिसके सदस्यों में कुछ समान गुण विद्यमान होते हैं, सम प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं उपागम की। उपागम का मतलब सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, वो आपका उपागम कहलाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, ठीक है, इस तरीके के सिद्धांत आपके उपागम कहलाते हैं। तो दो समान इच्छित लक्ष्यों का चयन उपागम कहलाता है, ठीक है। एक दूसरे अर्थ में परिभाषा इसकी ये भी है। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या हुआ? अंत्य से मतलब अंतर्मन और दृष्टि माने निगाह। दृष्टि माने क्या होता है? निगाह होता है, देखना होता है। तो आपके जो अंतर्मन की आवाज़ है उसको देखना अंतर्दृष्टि कहलाता है। अब हम साइकोलॉजिकल भाषा में समझते हैं, नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की योग्यता। यदि जो नई परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं उनका प्रभावशाली ढंग से जो सामना करना है परिस्थितियों का, ये आपकी योग्यता अगर आपके अंदर है तो ये आपका अंतर्दृष्टि कहलाता है। नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की योग्यता ही अंतर्दृष्टि है। अब बात करते हैं अपसारी चिंतन की। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन को हम सरल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपसारी चिंतन की बात करते हैं। अपसारी चिंतन का आशय क्या है? अपसार से मतलब होता, अपसार में ई प्रत्यय जुड़ा है तो अपसार का मतलब क्या है? फैलाव। और ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया है? ये स्त्रीलिंग बन गया अपसारी। अपसारी से आशय ये है कि जैसे सूर्य जब निकलता है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका विस्तार होता है, फैलाव होता है। भगवान अंशमाली अर्थात सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। यदि एक किरण पानी में जाएगी तो ऊपर पर्वत पे भी जाती है, आपकी छत पे भी आएगी किरण, वृक्ष के ऊपर भी आएगी। अर्थात किरणों का फैलाव होता है और जो किरणों का फैलाव होता है वह अपसार कहलाता है। अब हम साइकोलॉजिकल भाषा में समझते हैं कि अपसार क्या है। अपसार से आशय है कि जो आपके दिमाग की सोच है वो कई विभागों में अलग अलग तरीके से सोच पाना। विभागों से आशय कई विषयों में या कई दिशाओं में आपकी जो सोच है वह अपसारित हो, अर्थात विखंडित हो और अलग अलग तरीकों को बहुत अच्छे से ग्रहण करना अपसारी चिंतन कहलाता है। और अपसारी चिंतन आपका सृजनात्मकता के साथ जुड़ा है। सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन और अमूर्त चिंतन, ये तीनों एक ही टाइप के तथ्य हैं। तो वह चिंतन जो लचीला है, ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं, विभिन्न दशाओं में चिंतन उन्मुख होता है और सृजनात्मकता की विशेषता होती है। अपसारी चिंतन जो सृजनात्मक बालक है वही कर सकता है और जो रचनात्मक बालक होता है वह अपसारी चिंतन करता है। अब अभिसारी चिंतन करता है। अब बात करते हैं अभिसारी क्या है। तो अभिसारी से आशय है
अभिमानी क्या होता है? घमंड होता है। अभी एक उपसर्ग है अविशारी, अर्थात अभिमानी घमंड हुआ। घमंड हमें किसका होता है? जो हमारी वस्तुएं होती हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, उनका हम घमंड करते हैं। तो अभिशारी से आशय है आपकी नपी तुली सोच, मूर्त चिंतन, अर्थात जो आपने मूर्त देखी है। मूर्त से मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु या प्रत्यक्ष चिन्ह, जिन्हें आप देखकर सिर्फ सोच सकते हैं, वह मूर्त चिंतन कहलाता है। मूर्त मतलब मूर्ति से आशय। तो जो रचनात्मक बालक होते हैं उनका अविशारी चिंतन होता है, मतलब उनका बंधा बंधा है, अर्थात जिसका सिर्फ एक ही उत्तर दिया जा सके। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे क्या होगा अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे खत्म हो जाएं, तो सीधा सा उत्तर है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। यदि हम कहें तो ये क्या हुआ? अब अभिसारी चिंतन हुआ, रचनात्मक चिंतन हुआ और कैसा हुआ? मूर्त चिंतन हुआ। उसके बाद हम पूछें क्या होगा, मतलब दूसरे टाइप का प्रश्न पूछते हैं, जैसे पेड़ों के 5 लाभ बताइए। तो पेड़ों के 5 लाभ से आशय क्या है? बहुत से लाभ हैं। हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, साथ ही साथ लकड़ियाँ मिलती हैं और भोजन भी मिलता है। पेड़ पौधों से पत्तियाँ मिलती हैं जो जानवर भी खाते हैं, दवाएं भी बनती हैं, यानी बहुत सारे लाभ हैं। अर्थात ये अपसारी चिंतन है और खुले अंत वाला प्रश्न है। तो अपसारी और अभिसारी आपका क्लियर हुआ होगा। जैसे अभिसारी शब्द यहाँ पे लिखा है, वह चिंतन जो किसी समस्या के प्रति सही समाधान के प्रति निर्देशित करता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। अब बात करते हैं संवेदना। वेदना से मतलब होता है करुणा, वेदना मतलब संवेदना, ये एक शाब्दिक अर्थ हुआ। अब बात करते हैं कि संवेदना क्या है? तो किसी भौतिक उद्दीपन की अनुभूति, किसी भौतिक उद्दीपन की अनुभूति क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। अब देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन का मतलब होता है कि जैसे किसी परिस्थिति में ढल जाना, अनुकूलन है, शाब्दिक अर्थ है। अब इसका साइकोलॉजी में अर्थ देखते हैं। बाल विकास में कह दिया गया है कि संरचनात्मक का प्रकार्यात्मक परिवर्तन, यानी जो संरचना है, जो पहले से संरचना बनी हुई है, उसका प्रकार्यात्मक परिवर्तन जो किसी जीव के उत्तर जीविका में वृद्धि करता है। जैसे कोई जीव कहीं पर रहता है, ठीक है, और वो दूसरी जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो वो अनुकूलन कहलाता है। आपने लिबिडो पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिबिडो क्या है? तो ये लिबिडो एक काम शक्ति होती है, काम शक्ति, कामुकता, ठीक है। तो फ्राइड के अनुसार यह विचारधारा में लिबिडो कामुकता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति से आशय है इसका, ठीक है। तो लिबिडो क्या है? मतलब लिबिडो एक कामुकता है, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के अंदर विचार चलता रहता है, अभिव्यक्ति चलती रहती है। तो ये लिबिडो क्या है? एक कामुकता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु का मतलब होता है कोई प्रत्यक्ष चीज दिखना, स्थायित्व का मतलब होता है स्थायी, और त्व प्रत्यय लगने से स्थायित्व बना है। तो आइए देखते हैं कि वस्तु स्थायित्व क्या है। ऐसी समझ की वस्तु एवं घटनाएं तब भी अस्तित्वमान होती हैं जब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं और नई जो वस्तुएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं नहीं स्पर्श के अनुभव में आती हैं। तो ये वस्तु स्थायित्व जो होता है, तो इसका विचार जीन पियाजे ने दिया है। अगर आपने जीन पियाजे को सही से पढ़ा होगा तो वस्तु स्थायित्व का एक उनका छठा चरण है, जो उन्होंने पहली जो अवस्था दी है इंद्रियगामक अवस्था, उसमें छठी स्टेज में आपका जो वस्तु स्थायित्व का विचार मिलता है। तो ऐसी समझ की वस्तु एवं घटनाएं तब भी अस्तित्वमान होती हैं जब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं और नहीं स्पर्श के अनुभव में आती हैं, ना तो उन्हें छू सकते हैं और ना तो सही से समझ में आती हैं। तो ये अवस्था क्या है कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था होती है। अब बात करते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति से ऐसे क्या है कि जो आपकी मूल मतलब बहुत जो एक जड़ होती है। मूल मतलब क्या है? जड़। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं, अर्थात जो जड़ प्रवृत्तियां होती हैं, तो वह जटिल सार्वभौमिक व्यवहार जो एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाया जाता है।
जो एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाया जाता है और जो अधिगत नहीं होते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां क्या हैं? मूल प्रवृत्तियां सभी में होती हैं, लेकिन ये अधिगत नहीं होती हैं। इनका एक समय होता है, लेकिन ये नहीं मतलब हमेशा वहीं रहा है, यानी अधिगत नहीं होती हैं। अब बात करते हैं संवेग की। व्यक्तिगत अनुक्रियाओं में परिवर्तन, जो व्यक्तिगत अनुक्रियाएं हैं, हम लोग क्रियाएं करते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है वह संवेग कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं लिंग की। पुरुष या महिला होने का सामाजिक आयाम लिंग कहलाता है। अब लिंग से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। वैसे लिंग क्या है? लिंग एक सामाजिक संरचना है। ये प्रश्न सीटेट में आ चुका है कि लिंग क्या है, तो लिंग एक सामाजिक संरचना है और स्त्री या पुरुष का बोध होना ही लिंग कहलाता है। अब यहाँ पर लिंग से संबंधित और भी प्रश्न आते हैं, जैसे जेंडर इशू आता है, ठीक है, और लैंगिक विभेद आता है। जैसे लड़कियां जो हैं काम करने के लिए ही बनी हैं, घर का काम, तो ये कैसा मुद्दा है? तो ये एक संवेदनशील मुद्दा है। और जो ये कहते हैं कि लड़कियां केवल काम करने के लिए ही बनी हैं, घरेलू काम करने के लिए, तो ये लैंगिक रूढ़बद्धता से ग्रसित व्यक्ति होते हैं। तो ये एक लैंगिक मुद्दा है, जेंडर इशू है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं अधिगम। अधिगम क्या है? अच्छा, 2 पॉइंट में बताता हूँ। एक शब्द है अधिगम और दूसरा है शिक्षण। यदि अधिगम शब्द से प्रश्न स्टार्ट होता है तो उसका उत्तर बालक पर जाएगा, क्योंकि अधिगम कौन करता है? बालक करता है। और शिक्षण कौन करता है? तो अध्यापक करता है। यदि प्रश्न शिक्षण से संबंधित आता है तो प्रश्न का सीधा उत्तर आपका क्या होगा? अध्यापक से रिलेटेड होगा। अगर अधिगम से आता है तो बालक से, और शिक्षण से आता है तो अध्यापक से। तो यहाँ पे अधिगम लिखा है कि अनुभव के आधार पर प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, या बालक के व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अर्थात बालक जो चीज़ सीख लेता है वह अधिगम कहलाता है। अधिगम मतलब सीखना। कुंठा। अब कुंठा क्या होती है? जैसे आपने सीटेट की तैयारी की, सीटेट करने के बाद आपके साथी ने सीटेट निकाल ली, आप 1-2 नंबर से रह गए, तो आपका मन जो होता है वो खिन्न रह जाता है, खिन्न हो जाता है, अर्थात आपके हृदय में कुंठा व्याप्त हो जाती है, तो वही आपकी कुंठा कहलाती है। जैसे लक्ष्य प्राप्ति की क्रिया बाधित हो जाती है, इसमें मन खिन्न हो जाता है, तो कुंठा अपने आप दिल में व्याप्त हो जाती है। जो आपका टारगेट है, अहम है, गोल है, उसमें जो बाधा होती है वो आपकी कुंठा कहलाती है। अनुबंधित अनुक्रिया देखते हैं। किसी अनुबंधित उद्दीपक के प्रति बगैर सीखी हुई या अनैच्छिक अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं अनुबंधित उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? जो ग्राहक को संतुष्ट करता है, जो ग्राहक को उत्तेजित करता है, उद्दीपक कहलाता है। और ग्राहक को संतुष्ट करने बाद की प्रक्रिया उद्दीपन कहलाती है। तो जो अनुबंधित है वो एक उद्दीपक को सामान्यतः अनैच्छिक क्रिया उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं मन। मन क्या है? मन एक संप्रत्यय है। संप्रत्यय मतलब मैं ऊपर बता चुका हूं, संप्रत्यय क्या होता है? किसी विषय के पीछे निहित सोच संप्रत्यय कहलाती है। तो मन क्या है? मन एक संप्रत्यय है जो व्यक्ति की संवेदनाओं, स्मृतियों, विचारों, सपनों, अभिप्रेरणाओं और संवेगात्मक समुच्चय से संबंधित हैं। ठीक है, एक बार फिर से मन की परिभाषा जानते हैं कि मन एक संप्रत्यय है। संप्रत्यय मतलब होता है किसी विषय के प्रति निहित सोच, संप्रत्यय कहलाती है। तो मन एक संप्रत्यय है जो व्यक्ति की संवेदनाओं, स्मृतियों, विचारों, सपनों, अभिप्रेरणाओं और संवेगात्मक समुच्चय से संबंधित है। संज्ञान क्या है? संज्ञान का मतलब होता है जानकारी। संज्ञान से आशय क्या है? जानकारी। तो सूचनाओं को प्राप्त करना और संप्रेषित करना संज्ञान कहलाता है। संज्ञान क्या है? जानकारी है। संक्रिया क्या है? साथ में की गई क्रिया संक्रिया कहलाती है। और संज्ञान सूचनाओं को आदान प्रदान करना,
यानी जानकारी इकट्ठा करना या जानकारी प्राप्त करना और जानकारी देना दोनों संज्ञान कहलाते हैं। जैसे आपने साधारण भाषा में सुने भी होंगे कुछ शब्द, जैसे कहते हैं कि क्या मैटर हुआ, तो लोग बोल देते हैं हमारे संज्ञान में नहीं, अर्थात हमारी जानकारी में अमुक चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं अनुबंधन की। अनुबंधन क्या है? वह व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया सीखी जाती है। अनुबंधन क्या होता है? किसी से अनुबंध कर लिया जाता है, ठीक है, किसी से फिक्सिंग कर ली जाती है दो चीज़ों से, तो अनुबंधन कहलाता है। फिक्सिंग का मतलब फिक्स नहीं होता है, इधर उधर होता रहता है। वह व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया सीखी जाती है। तो उद्दीपक क्या है? जो ग्राहक को उत्तेजित करता है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? जो ग्राहक को उत्तेजित करने के बाद जो प्रक्रिया होती है वो उद्दीपन कहलाती है। अब बात करते हैं चेतना। चेतन से मतलब जड़ का विलोम होता है चेतन, ठीक है, जिसमें चेतना होगी, जिस व्यक्ति में सांसें होंगी, सांसें आपकी चेतना कहलाती हैं। तो स्वयं के प्रति अपने अस्तित्व के बारे में सचेत रहना, स्वयं के प्रति अपने अस्तित्व के बारे में सचेत रहना चेतना कहलाता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जैसे मरणासन्न अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन उनकी सांसें चलती रहती हैं, अर्थात हम ये कहें कि कोमा में चले जाते हैं, तो वो बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन उनकी सांसें चलती होती हैं। तो हम अनुमान लगाते हैं, हम एक चर्चा करते हैं कि अमुक व्यक्ति की चेतना चली गई, यानी चेतना शून्य हो गया। सांसें चल रही हैं लेकिन वो सोच समझ नहीं सकता है। अगर सोच समझ नहीं सकता है तो वो व्यक्ति चेतना शून्य हो गया है। अर्थात स्वयं के प्रति अपने अस्तित्व के बारे में सचेत रहना चेतना कहलाता है। अब अविचारी चिंतन के बारे में हम बता ही चुके हैं कि अपने बारे में सोचना। अविचारी चिंतन मतलब रचनात्मक चिंतन, मतलब मूर्त चिंतन। वह चिंतन जो किसी समस्या के प्रति सही समाधान के प्रति निर्देशित करता है, अविचारी चिंतन कहलाता है। अब बात करते हैं तदात्मीकरण की। तदात्मीकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति द्वारा खुद को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखना और उनकी विशेषताओं और दृष्टिकोण को स्वीकारना तदात्मीकरण कहलाता है। तद दा से ता मतलब तत् धन आत्मीकरण, अपने आत्मा में चीज़ों को समझना, महसूस करना। जैसे यहाँ पे लिखा है, व्यक्ति द्वारा खुद को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध करना और उनकी विशेषताओं को, दृष्टिकोण को स्वीकार करना। मतलब किसी की विशेषताएं स्वीकार करना, अपने दृष्टिकोण को रखना ही आपका क्या कहलाता है? तदात्मीकरण कहलाता। तद मतलब तत् माने वह, ठीक है। आत्मीकरण मतलब खुद। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि अपने और दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना ही तदात्मीकरण कहलाता है। उसके दृष्टिकोण को महत्व देना और अपने जो विचार हैं उसे रखना, ये आपका तदात्मीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं दुश्चिंता की। दुश्चिंता क्या है? कि पूर्व कथित शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तनों के साथ आशंका अथवा भय की सामान्य अनुभूति दुश्चिंता कहलाती है। चिंता और दुश्चिंता, एक चिंता सामान्य होती है और एक दुश्चिंता होती है जो हमें एक भय दिखाती है। चिंता कई प्रकार की होती है। चिंता में हमेशा भय विद्यमान नहीं होता है, लेकिन दुश्चिंता में भय सा रहता है। तो यह क्या है कि पूर्व कथित शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तनों के साथ आशंका अथवा भय की सामान्य अनुभूति दुश्चिंता कहलाती है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 10 तक हम आपको देंगे। कृपया आप हमारी यूट्यूब पर बने रहिए। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, जहां से आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंचकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं CTET में, और साथ ही साथ आपको PDF भी हस्तलिखित मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।